नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं इनमें से स्पेशली स्वर को हमने पहले करा दिया है और आज व्यंजन की एक कक्षा लेके आए हैं। तो व्यंजन स्पेशल में देखिए क्या क्या शब्द हो सकते हैं जिनकी परिभाषा के तौर पर या जिनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए देखिए हम धीरे धीरे ही सही एक एक चीज़ पर अपनी पकड़ मजबूत करते जाएंगे। किसी भी परीक्षा के लिए निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक आप जिस भी परीक्षा में बैठें और इन अध्यायों से कोई भी प्रश्न आए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको छोड़ आएं यदि आप हमारी इन कक्षाओं से थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। हमें पता है कि आपका समय बहुत बेशकीमती है, इसलिए हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन इसकी परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो व्यंजन क्या है कि ऐसा वर्ण जिसे बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किया जा सकता वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी बिना स्वर की सहायता के उसका उच्चारण करना असंभव है। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देख लें जो कि व्यंजन हो और उसमें कोई भी स्वर ना आए, यहाँ तक कि आ से लेकर औ तक, ठीक है। कोई भी व्यंजन वर्ण अगर किसी भी स्वर की सहायता के बोलने की प्रयास किया जा रहा है तो वह असंभव है। तो आइए देखते हैं इनके क्या विभाग हो सकते हैं, किस प्रकार से इनका विभाजन किया जा सकता है। आइए कुल संख्या इनकी कितनी है? 52, ठीक है, 52। कुल जो वर्ण हैं आ से लेकर यहाँ तक कुल कितने हैं? 52, ठीक है। और मूल स्वर मूल व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। अब आगे देखते हैं। किस प्रकार से इनका विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन। प्रथम भाग क्या है इसका? स्पर्शी या स्पर्शी। या वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी या वर्गीय अथवा उदित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। क्योंकि ये वर्गों में विभाजित होते हैं ना, 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में इनका विभाजन किया गया है। तो इस आधार पर इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। का से लेकर कादयो मावसानम, ठीक है। तो का से मां तक, ठीक है। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं जिह्वा का स्थान, कोई ना कोई स्थान मुख के अन्य दूसरे स्थान से स्पर्श करता है, तभी इनका उच्चारण संभव हो पाता है। मुख में तब तक उच्चारण नहीं किया जा सकता है इनका जब तक जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श ना करे किसी न किसी भाग को, मुख के को, ठीक है। तो का से मां तक इनके कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प, ठीक है। ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। उन 5 के गुणा के आधार पर 5 गुणा 5, इस प्रकार से ये 25 हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 2 है ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, गर्म वायु निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। श, श, स और ह। ये कितने हैं? 4। ठीक है, इनका आप उच्चारण करके देखिए, मुख के आगे हाथ लगाएं और इनका उच्चारण करें। स, श, स, स, ह। ठीक है, स, 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 ह। इस प्रकार से इनका उच्चारण करें तो मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, इस आधार पर इनका नाम क्या दिया गया है? ऊष्म व्यंजन इनका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कौन से हैं? य, र, ल और व। ठीक है, इनकी संख्या भी कितनी है? 4। ठीक है, इनका उच्चारण करने के लिए अंतस्थ नाम क्यों दिया गया है? अंतस्थ नाम इसलिए दिया गया है इनका उच्चारण करने के लिए क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है। आप मुंह के आगे हाथ लगाएं और देखें इनका उच्चारण करके, तो मुख से वायु बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, मुख के अंदर ही रह जाती है वायु। य, र, ल, व। इस प्रकार से उच्चारण करके देखें तो आपको ज्ञात होगा कि उनके उच्चारण में वायु की बहुत अल्प मात्रा निकल पाती है, जहां तक कि ये अंदर ही रह जाती है, मुख के अंदर ही अंदर रह जाती है, केवल वर्णों का ही उच्चारण हो पाता है, वायु नहीं निकल पाती ठीक से। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र और ज्ञ, श्र। ठीक है, इस प्रकार से इनकी भी संख्या 4 है। इसके अलावा 5वें नंबर पर आते हैं ताड़न जात। ताड़न जात, जात या द्विगुण या उच्छिप्त, उपक्षिप्त व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ड़ और ढ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 2। अब इनको जोड़ के देख लीजिए। मूल व्यंजन कौन कौन से हैं? मूल व्यंजनों में 25 तो ये हुए, ठीक है, और 4 ये हुए, ठीक है, और 4 ये हुए, तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, यहां तक ये मूल व्यंजन हुए। ठीक है, 33 मूल व्यंजन हुए। उसके बाद में ये संयुक्त व्यंजन उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पे, यानी एक दूसरे के मेल से जो बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस वजह से ये 4 यहां से मिल गए और 2 यहां से ये मिल गए। ठीक है, 2। इसके अलावा फिर आगत, आगत व्यंजन या विदेशी। तो ये कितने हैं? ये हैं जा और फा, जा फा। ठीक है, तो ये 2 हैं जिनमें नुक्ता लगा रहता है। नुक्ता किसे कहते हैं? ये जो बिंदी लगी हुई है नीचे की तरफ, इसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या 2 हुई। अब कितने हो गए ये? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 2 39 और 2 41, 41 और 11 स्वर। ठीक है, 41 और 11 कितने हुए? 52 और 2 अंतस्थ। इस प्रकार से 54 भी कहीं कहीं संख्या इनकी संपूर्ण वर्णों की वर्णमाला में बताई जा सकती है, लेकिन वास्तव में केवल 52 है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे चलते हैं।
विक्षिप्त या जो ताड़नजात जात व्यंजन, ये जो दो होते हैं ना, कौन कौन से, ड़ और ढ, ठीक है, इनकी क्या विशेषता होती है और इनमें ड और ढ, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसका इससे क्या अंतर है, इसका इससे क्या अंतर है, इन दोनों को देखते हैं। तो ये तो उनमें आ जाते हैं जो क से माँ तक के व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है, नीचे वाले ये, ठीक है, और ये जो हैं ये अलग से जोड़े हुए हैं, ठीक है। इनका प्रयोग संस्कृत में भी किया जाता है, संस्कृत में भी प्रयुक्त लेकिन इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता, ठीक है, इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी के साथ साथ इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता। दूसरी बात, इनका प्रयोग तत्सम में किया जाता है अधिकांश, और तद्भव में भी किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग केवल तद्भव में किया जाता है, केवल तद्भव, तत्सम में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, तत्सम शब्द जहां कहीं भी आते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखते हैं डा और ढा। तो इनका प्रयोग जो है किसी भी शब्द के आगे, मध्य में या पीछे कहीं भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, डा और ढा का, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग केवल मध्य में या अंत में ही किया जा सकता है, शुरुआत में इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ड़ और ढ, ठीक है। जैसे इनका डमरू, ठीक है, लेकिन डमरू के स्थान पर इनको लगाएं, इसको बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये डमरू शुद्ध बोल पाएंगे। ढक्कन, ढक्कन, और इसके नीचे ये लगा दिया जाए, कैसे बोलाएंगे इसको, शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो सही क्या है, ये हमेशा या तो बीच में आएंगे या पीछे आएंगे, ये जो वर्ण हैं ये या तो बीच में आएंगे किसी भी शब्द के या लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये इनका शुद्ध प्रयोग है। आगे देखते हैं, और ताड़न जात के बारे में बता दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन वे होते हैं जो कहीं कहीं स्वर की तरह भी प्रयुक्त होते हैं और कहीं कहीं व्यंजन की तरह, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये है या और वाह, ये कम से कम दो स्वरों की सहायता से बने हुए होते हैं। कैसे कैसे, ई प्लस आ, और दोनों ही स्वर हैं और दो स्वरों के मेल से इनका उच्चारण होता है, इनको लिखा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ये कैसे हैं, उ प्लस आ, ठीक है, या बोल के देखिए, या तो या निकलेगा मुख में से, और वा बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, इनका विभाजन किया गया है, विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका जैसे विभाजन किया जाए तो कंठ, कंठ, तालु, ठीक है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आइए, कंठ से ऊपर की तरफ, कंठ, तालु, तालु जो ऊपर की छत होती है ना, जीव के ऊपर की छत, इस प्रकार से जो गोल होती है, तो कंठ, तालु। उसके बाद में क्या होता है, मूर्धा
उससे थोड़े आगे आएंगे, फिर दांत होता है, दांत से आगे क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार से क्रम से बढ़िए, आपको आसानी होगी इन्हें याद रखने में, ठीक है। कंठ, फिर तालु, फिर क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा यानी दांत और जो ऊपर वाली जो छत होती है गोलाकार, उसके बीच का जो कठोर स्थान होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। इन सब के संयोग के आधार पर नए जो वर्ण होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के मेल से। तो इनको देखते हैं, सूत्रों को याद रखेंगे। जो पाणिनीय सूत्र होते हैं ना, 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, उनके आधार पर कुछ पाणिनीय सूत्र हैं, ठीक है। पाणिनि ने कुछ सूत्र प्रतिपादित किए थे इनको याद रखने के लिए, इन वर्णों को याद रखने के लिए संस्कृत व्याकरण में। तो उन संस्कृत के सूत्रों को यदि हम याद रख लेते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी रहती है। तो क्या है, पहला कंठ के लिए क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ। अब देखिए इसमें सब कुछ समाया हुआ है, जो कंठ से उच्चारित होते हैं ना उन सबको इसमें समाहित कर दिया गया है। क्या क्या आएंगे इसमें, कु, कु मतलब का वर्ग। जहां पर भी किसी भी सूत्र में इन जो क्या नाम है, पाणिनीय सूत्र जो हैं, इनमें कहीं भी इस प्रकार से नीचे की तरफ मात्रा लगी हुई मिले छोटे ऊ की, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह उस वर्ण के संबंधित में जो वर्ग है उस वर्ग के व्यंजन इसमें आएंगे, ठीक है। जैसे कु है तो इसमें का वर्ग आएगा, का वर्ग। का वर्ग, ठीक है। का वर्ग तो आप जानते ही हैं, क ख ग घ ङ, ठीक है। इनको भी विस्तार से अभी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। और विसर्ग किस प्रकार से बोले जाते हैं, तो ये भी इसी में आएगा। और इसमें ह की ध्वनि आ रही है ना विसर्ग में, तो भी इसी में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इचु यशाणाम तालु, इचु यशाणाम तालु, शा नाम तालु। तो इसमें देखते हैं ई, यानी यहां पे छोटा आ है, साथ में इसका जो समान स्वर होता है, ठीक है, सजातीय जो स्वर होता है इसका वह भी आएगा ना, तो बड़ा आ, बड़ा आ भी इसी में आएगा। इसी प्रकार से ई और इसका सजातीय यानी ई। उसके बाद में चू, अब देखिए चा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है, यानी यह चा वर्ग की बात कर रहे हैं इसमें। तो चा वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या होता है, च छ ज झ य, ठीक है, चा वर्ग। इसके बाद में क्या है, इचु यशा नाम, शा, ये वाला सा तालु के स्थान से उच्चारित होगा। और एक और बचा इसमें या, ठीक है, या, ई च वर्ग श और य, ठीक है। इनका उच्चारण या इस प्रकार से कर सकते हैं, य और श, ई च वर्ग और य श, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं मूर्धा, मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम नाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो क्या है, रि
टावर्ग रा, ठीक है, और ये सा और ना, इस प्रकार से इनका उच्चारण होगा। इसके बाद में इसी प्रकार से इनका उच्चारण स्थान है। कंठ से क्या क्या है? अ का वर्ग, विसर्ग, अह और ह, छोटा आ और बड़ा आ दोनों। इसी प्रकार तालु से ई चा वर्ग, य और श। मूर्धा से री टा वर्ग, र, श और ण, ठीक है। इसी प्रकार दंत से देखते हैं, जहां दांत से जीभ टकराती है तो क्या आएगा? लृ तु लसानाम, लृ तु लसानाम नाम दंता, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा? लृ, क्योंकि ये संस्कृत के हैं, ठीक है, ये सूत्र किसके हैं? संस्कृत के, तो उसमें लृ को भी स्थान दिया गया है, छोटा लृ और बड़ा लृ। इसी प्रकार से छोटा री और बड़ा री, लेकिन हम बड़े को नहीं दिखा रहे इसमें। बड़े में क्या है? इसमें एक और मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये दो हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें दो हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें केवल एक एक को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। ये स्वर का काम करते हैं दोनों, ठीक है, दोनों स्वर का काम करते हैं संस्कृत में। आगे देखते हैं, तू यानी ता वर्ग, ता वर्ग और सा, ये वाला सा, इनका स्थान देख लेना, सा 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 और ह वहां पर, ठीक है। इस प्रकार से लृतु लसा नाम और नानल न। अगले सूत्र में देखते हैं, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? छोटा उ, बड़ा उ, पू यानी पावर्ग, पावर्ग, पद्मानीय ये संस्कृत से संबंधित है, पद्मानीय संस्कृत से संबंधित है, आधा जो विसर्ग होता है उससे संबंधित है। इसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि ये हिंदी की कक्षा चल रही है। आगे देखते हैं, इनके बाद में कुछ होते हैं जैसे कंठ और तालु के मेल से, कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। ये दोनों का योग करने पर एक साथ जिह्वा जहां टकराए तो उन दोनों स्थानों के इस आधार पर इनका उच्चारण किया जाता है। ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। तो ए दैतो यानी ए आई, ये दोनों कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। ए आई कंठ से भी और तालु से भी, इन दोनों का उच्चारण स्थान है ए और आई। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो ये क्या है? ओ दौतो, ओ दौ, ओ दौतो कंठोष्ठ, ओष्ठ, ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ औ छिपा हुआ है ना इसमें, इसमें ऐ छिपा हुआ है, तो इस प्रकार से ओ औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ, क्योंकि ओ औ, क्योंकि उ देखिए कंठ से क्या है? कंठ से अ, ठीक है, और तालु से क्या है? ई। अब अ और ई का उच्चारण एक साथ किया जाए ऐ, तो क्या बनेगा? बड़ी ए या छोटी ए, ठीक है, छोटी ए या बड़ी ए। तो क्या हुआ? दोनों का समायोजन एक साथ हो रहा है तो कंठ तालु हो गया। और छोटा अ यानी कंठ और छोटा उ, औ, क्या बन गया? औ, यानी छोटा ओ या बड़ा ओ, तो क्या बन गया? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो इस प्रकार से
इन दोनों का उच्चारण किया गया, उच्चारण स्थान क्या बन गए इनके, कंठोष्ठ। अब आगे देखते हैं दंत ओष्ठ। तो दंतोष्ठ में क्या है, वकारस्य दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। जो वकार होता है वावन, वह दांत और ओष्ठ के सहयोग से उच्चारित होता है। क्या है, वावन। यहां पर केवल एक वर्ण है। आगे देखते हैं अब देखते हैं नासिका। नासिका, नासिका से उच्चारित होने वाली क्या है, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, तो अनुस्वार के लिए नासिका, नासिका अनुस्वारस्य। अब अनुस्वार हमने कल आपको बता दिया था, स्वर वाली जो कक्षा थी उसमें। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो अंग की बिंदी होती है, अंग, ये अनुस्वार में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण किसे कहते हैं, क वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, अंतिम वर्ण, य, अंग, यमंगण नाम, ण, न और मा, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो इनका भी उच्चारण नासिका से किया जाता है। तो ये भी इसी में आते हैं, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। और अंग, ये किससे उच्चारित होते हैं, नासिका से। आगे देखते हैं स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी या स्वरतंत्री, स्वरतंत्री या अलिजिह्व, अलिजिह्व, जिह्व, अलिजिह्व या काकल्य, काकल्य। कौन सा है, इनके लिए केवल कोई भी शब्द दे दिया जाए। ठीक है, पूछे कि स्वर यंत्रमुखी कौन सा वर्ण है, या पूछे स्वरतंत्री कौन सा है, या अलिजिह्व कौन सा है, या काकल्य वर्ण कौन सा है, तो आपको केवल एक बताना है कौन सा है। हाँ, इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। ठीक है, कहां से होता है इसका उच्चारण, कंठ से। आगे देखते हैं, स्वर यंत्रमुखी हो गया। अब आगे देखते हैं प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, लुंठित वर्ण। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है, यह है रा। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। प्रकंपित क्यों, क्योंकि रा का जब उच्चारण किया जाता है तो थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, अंदर। और इसी प्रकार से लुंठित क्यों कहा जाता है, र, यानी इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग जो होता है थोड़ा सा मुड़ जाता है, लुंठित मुड़ जाता है। ठीक है, लुंठित हो जाता है, तो इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, छोटी या बड़ी, आप पीछे नहीं हट सकते यदि ये आपको पता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ये होता है ला। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला। क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण करने में जिह्वा का एक स्थान बिल्कुल छिम जाता है, ऊपरले स्थान से टच हो जाता है, और वायु
पार्श्व यानी बगल होकर निकल जाती है, जिह्वा के साइड से निकल जाती है वायु, तो इसलिए इसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। हलंत, हलंत, हलंत क्या होता है कि किसी भी वर्ण का बिना स्वर की सहायता से लिखा होना हलंत सहित कहलाता है, यानी हलंत व्यंजन कहलाता है। बिना स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता से, सहायता के लिखे हुए व्यंजन वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, यदि इनमें से स्वर को अलग कर दिया जाए तो ये कैसे रह जाएंगे? हलंत। इसका चिन्ह क्या होता है? नीचे की तरफ एक हल रहता है, हल इस प्रकार से, जैसे का के नीचे ये लगा दिया जाए, म के नीचे लगा दिया जाए, ठीक है, या सा के नीचे लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये आधे हो गए। इसमें से जो स्वर वर्ण है वह अलग हो चुका है, स्वर की सहायता अब इसमें नहीं रही, ठीक है, तो ये हलंत वर्ण कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप सघोष और अघोष दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्प प्राण और महाप्राण में भी अंतर कर सकते हैं, केवल एक चार्ट बनाकर हम आपको दिखाते हैं। अघोष और इधर लिख लीजिए सघोष, सघोष, ठीक है, अघोष और सघोष। आगे लिख लीजिए क वर्ग, क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ठ, ड, ढ और अण। ता वर्ग, ता, थ, द, ध और न। पा वर्ग, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये तो हो गए 25 सगोश, सगोश यहाँ लिखिए, श और स, ठीक है, यहाँ लिखिए ह, यहाँ लिखिए र, ल और व, इसी में स्वर वर्ण, और नीचे लिख लो अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। ये अल्प प्राण और महाप्राण है। अब इनको अलग अलग तरह से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए, अघोष और सघोष। अब ये अघोष सघोष क्या होते हैं? यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री कंपित हो तो वो कौन से होंगे? सघोष। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई कंपन ना हो वे क्या है? अघोष। इसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु का अधिक मात्रा में निकलना, झटके से निकलना
महाप्राण कहलाता है, और कम मात्रा में निकलना, आसानी से निकलना अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण माने प्राणवायु, अल्प माने कम, महा माने ज्यादा, इस प्रकार से। तो इनका विभाजन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अघोष, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ये क्या है, अघोष, ठीक है। दूसरा और चौथा ये क्या है, सघोष। यानी आप उच्चारण करके देखो, क आराम से आसानी से उच्चारित हो रहा है और कम प्राणवायु इसमें से निकल रही है, और ख अधिक प्राणवायु निकल रही है और कंपन अधिक हो रहा है। अब अल्प प्राण महाप्राण देखिए। अल्प प्राण में पहला वर्ग, ठीक है, जो पहली वाली लाइन है अल्प प्राण में है, दूसरी वाली लाइन, ठीक है, दूसरी वाली लाइन, और ये तीसरी वाली लाइन यहां तक, ठीक है। और महाप्राण में क्या क्या है, महाप्राण में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी ये महाप्राण में, ठीक है, सघोष में और महाप्राण में ये वाली लाइन है, ख छ ठ थ फ श श स, ये महाप्राण और सघोष। अघोष में और अल्प प्राण में क च ट त प, ठीक है। इसी प्रकार से इन्हें देखिए, ग ज ड द व, ये कौन सी है, अघोष और अल्प प्राण। ये अघोष अल्प प्राण, ये सघोष महाप्राण, सघोष और महाप्राण, ठीक है। और ये वाली ये किस में है, ये है सघोष और अल्प प्राण। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो आप इनको एक ही चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। आप इनको अलग अलग प्रकार से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सभी स्वरवर्ण और यारालावा पंचम अक्षर, ये सभी किसमें है, अघोष और अल्प प्राण, ठीक है। उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने में यदि स्वतंत्री कंपित हो रही है तो वो क्या है, सघोष, और स्वतंत्री कंपित नहीं हो रही है तो वो क्या है, अघोष। कहीं भी उच्चारण करके देखिए, परीक्षा हॉल में या कहीं भी, थोड़ा सा मनी मन में, और आप पाएंगे कि आपका उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से उच्चारण करोगे कि तीव्र वायु निकल रही है, झटके से निकल रही है, तो महाप्राण, और कम वायु निकल रही है, हल्के आसानी से निकल रही है, तो वो क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, यहीं पर विश्राम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में जब तक कि हमारी अगली नई कक्षा ना आ जाए। और अन्य कक्षाएं जैसे रीजनिंग, गणित आदि कक्षाएं हमारे इस टारगेट सीकर चैनल पर ही चल रही हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।